उन्होंने कहा कि तमाम लड़कियां बुर्का पहने यहाँ पे। जो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज हैं, जो बड़े शहरों में वाक़ हैं, वहाँ पे भी अब ड्रेस कोड जो है वो नाफ़िज़ किया जा रहा है। एक बुर्के वाली औरत भी रिवीलिंग हो सकती है। एक औरत जो है वो चादर में किसी के लिए प्रोवोकेटिव हो सकती है, एक दुपट्टे में प्रोवोकेटिव हो सकती है, एक दुपट्टे के बगैर प्रोवोकेटिव हो सकती है, एक जीन्स में प्रोवोकेटिव हो सकती है। मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे मैच्योर स्टूडेंट्स आते हैं। इस तरह की पाबंदियां लगाना मैं समझता हूँ कि इंतहाई एक नागवार और एक इंतहाई जाहिलाना फैसला है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज बात करेंगे हम पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी की, जिसने 14 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। वो न्यूज़ रिपोर्ट और वो नोटिफिकेशन मैं आप सबके साथ साझा करती हूँ और उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अल्ताफ साहब इस्लामाबाद पाकिस्तान से, जिनसे हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे इनवाइट किया। और वसीम साहब, मैं वो न्यूज़ रिपोर्ट और जो नोटिफ़िकेशन है वो मैं दर्शकों की जानकारी के लिए उनके साथ साझा करना चाहती हूँ, ताकि हम उसको दिखा पाएँ कि आखिर क्या नोटिफ़िकेशन है, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग ये खबर है। ये ऐड आ रहा है यहाँ पे। आई जस्ट क्लोज़ इट। जी। तो ये है tribune.com की रिपोर्ट है, जिसमें है कराची यूनिवर्सिटी इश्यूज नोटिफिकेशन ऑन स्टूडेंट ड्रेस कोड। और ये पूरा न्यूज़ रिपोर्ट है और इसमें जो नोटिफिकेशन जारी किया है कराची यूनिवर्सिटी ने, कराची यूनिवर्सिटी हैज इंट्रोड्यूस्ड अ फॉर्मल ड्रेस कोड फॉर स्टूडेंट्स aimed at maintaining decorum and ensuring respectful academic environment। ये आप देख सकते हैं, ऑफिस ऑफ द स्टूडेंट्स एडवाइजर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। नोटिफिकेशन ये जारी हुआ है 14 जनवरी 2025। और ये लिखा है इसमें, it is notified to all students that they are expected to maintain respectful appearance and wear clean clothes while on campus that demonstrate respect for the academic environment. Students are required to dress modestly, avoiding attire that is provocative, offensive, or distracting. This includes revealing or see-through clothing, short sleeves or fitting clothing, clothing with objectionable language or graphic, casual slippers, flip-flop। तो इसमें आप देख सकते हैं साफ तौर से ये क्या-क्या मनाही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और वसीम अल्ताफ साहब, कराची यूनिवर्सिटी की जब बात आई तो मुझे तारिक अंकल की याद आई, क्योंकि वो कराची यूनिवर्सिटी से पढ़े थे और वो अपने कॉलेज के ज़माने की बड़ी पिक्चर्स शेयर किया करते थे, जिसमें नरगिस आंटी जो उनके क्लास फेलो भी थी और उनकी वाइफ भी थी। और उनके साथ में बहुत सारे लड़के-लड़कियाँ जो कॉलेज बैच और कॉलेज पिक्चर्स वो यूनिवर्सिटी टाइम की शेयर किया करते थे। उसमें सब मॉडर्न अटायर में नज़र आते थे। पैंट, शर्ट, जीन्स में लड़कियाँ कूल, बड़े अच्छे-अच्छे कपड़े पहने हुए, सिगरेट स्मोक करती हुई लड़कियाँ, एकदम क्लासी, एकदम मॉडर्न। आज उस कराची यूनिवर्सिटी को क्या हो गया? क्या से क्या हो गए? मतलब ऐसे कैसे? मतलब आई वांट टू अंडरस्टैंड। देखिए, बात ये है कि हमारे यहाँ जो इस्लामाइजेशन की लहर आई, ख़ास तौर पे ज़ियाउल हक के दौर के बाद से, तो उसने हमारे तमाम जो सिस्टम्स थे उनको अफेक्ट किया और तालीमी निज़ाम को भी अफेक्ट किया। लेकिन हुआ ये कि पहले यूँ रहा कि जो बैकवर्ड एरियाज़ थे हमारे, मिसाल के तौर पे कुछ अरसा पहले, 2-3 साल पहले मैं मानसेहरा गया, तो जी। वहाँ पे एक कॉलेज है जहाँ पे के लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं। तो वहाँ पे कुछ टीचर्स ने कहा जी कि अब ज़्यादातर लड़कियाँ तो बुर्का वैसे ही पहनती थीं या चादर लेती थीं, तो उन्होंने कहा कि तमाम लड़कियाँ बुर्का पहने यहाँ पे। अब मानसेरा को इतना डेवलप्ड इलाका नहीं है, यानी बड़े शहरों के हवाले से अगर देखा जाए तो एक बैकवर्ड हुँ। एरिया है। फिर इसी तरह जो हमारे देहात वगैरह में जो स्कूल्स कॉलेजेस थे वहाँ पे भी ड्रेस कोड्स मुतारफ कराए गए, लेकिन जो अब चीज़ देखने में आ रही है वो ये है कि हमारी बहुत जो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बड़े शहरों में वाक़ हैं,
वहाँ पे भी अब ड्रेस कोड जो है वो नाफ़िज़ किया जा रहा है। और आपने अभी जो ये नोटिफ़िकेशन पढ़ा है, इसमें जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए गए हैं कि जी वो प्रोवोकेटिव ना हो, वो डिस्ट्रैक्टिंग ना हो, वो रिवीलिंग ना हो। अच्छा, अब बात ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बड़ी सब्जेक्टिव हैं। यानी एक बुर्के वाली औरत भी रिवीलिंग हो सकती है और जी, एक फॉर बगैर मैनी पीपल। बुर्के में जो औरत है, वो बिल्कुल पॉसिबल है कि रिवीलिंग ना हो। ठीक है जी, मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूँ कि बुर्के में जी, औरतें बड़ी रिवीलिंग हैं। अच्छा, इसी तरह ये कहा जाए प्रोवोकेटिव ना हो, अब ये प्रोवोकेटिव मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में प्रोवोकेटिव और किसके लिए प्रोवोकेटिव? देखिए ना, एक औरत जो है, वो चादर में किसी के लिए प्रोवोकेटिव हो सकती है, एक दुपट्टे में प्रोवोकेटिव हो सकती है, एक दुपट्टे के बगैर प्रोवोकेटिव हो सकती है, एक जीन्स में प्रोवोकेटिव हो सकती है। मतलब आप किसको कहेंगे ये प्रोवोकेटिव? आपने तो फिर वो जो ऑन लुकर्स हैं, उनकी डिस्क्रेशन पे छोड़ दिया ना कि वो किसको प्रोवोकेटिव समझते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी जो है ना, यूनिवर्सिटी लेवल पे मैच्योर स्टूडेंट्स आते हैं और वो समझते हैं हर चीज़ को, अच्छा, बुरा सारा समझते हैं। अब उन पे इस तरह की पाबंदियाँ लगाना मैं समझता हूँ कि इंतहाई एक नागवार और एक इंतहाई जाहिलाना फैसला है। जी, अंबर। जी, बिल्कुल आपने सही कहा और मुझे इमरान खान का भी एक स्टेटमेंट याद आ रहा था जिसमें कुछ लड़कियों को लेकर कुछ मामला हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था लड़कियों के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाया था उनकी ड्रेसिंग पे ही। तो सवाल ये है कि इमरान खान जिनको इतना एक्सपोज़र है दुनिया भर उन्हें उन्होंने देखी है, बड़े स्टार रहे हैं, क्रिकेट स्टार रहे हैं और उन्होंने क्या कुछ नहीं देखा, उनकी तरफ से भी इस तरह का स्टेटमेंट आता है। तो सवाल यही है वसीम साहब कि इस तरह से एक नोटिफ़िकेशन जारी करना जिसमें आप ये कहेंगे कि आप आपकी जो ड्रेसिंग है, वो ऑब्जेक्शनेबल ना हो, प्रोवोकेटिव ना हो और सवाल यही है आके आ जाता है जो बात आपने भी कही कि आखिर ये डिसाइड कैसे किया जाएगा कि क्या प्रोवोकेटिव है और क्या प्रोवोकेटिव नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो बुर्के वाली औरतें भी प्रोवोकेटिव लगती हैं, क्योंकि अब बुर्के में भी एक औरत नुमायाँ तो हो रही है, बहुत सारे लोगों को हाथ-पैर ही बहुत प्रोवोकेटिव लग जाते हैं कि बड़े गोरे-चिट्टे हाथ औरतों के नज़र आ रहे हैं। तो आखिर किस तरफ पाकिस्तान जा रहा है? क्या तालिबान की तर्ज पे पाकिस्तान जा रहा है? जैसे कि महिलाओं के लिए वहाँ पे भी आए दिन पाबंदियाँ आयद होती भी हमें नज़र आती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है जी, हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, वो उसको आप कतई तौर पे नहीं कह सकते कि वो तालिबानाइज़ेशन की तरफ जा रही है। लेकिन हमारी जो रियासत है ना, हमारी जो स्टेट है और नहीं, हमारी जो मैं नौजवानों को बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, मैं स्टेट की बात कर रही हूँ क्योंकि ये तो सरकार की तरफ से यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नोटिफ़िकेशन आया। लड़के-लड़कियाँ तो लोग नौजवान तो बड़े वहाँ पे अच्छे कपड़े तैयार होकर घूमते हैं, बड़ा अच्छा कपड़े पहने जाते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है। रियासत जो है ना, रियासत में बहुत से जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ऐसे मौजूद हैं, जिनकी बहुत ही कंज़र्वेटिव और प्रिमिटिव थॉट है। और वो इस किस्म की चीज़ें जो है ना वो करते रहते हैं, इस किस्म की वो शगुफ़े छोड़ते रहते हैं। हमारी रियासत के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद हैं, हमारे सरकारी इदारों में मौजूद हैं और वो लोग हर चीज़ के लिए इस्लाम का सहारा लेते हैं। यानी वो इस्लाम को बेसिस बनाते हैं। जब वो इस्लाम की बुनियाद पे इस किस्म की बातें करते हैं, ये मतलब वो उनकी चालाकी है कि वो हर चीज़ के पीछे इस्लाम की जस्टिफ़िकेशन लेके आते हैं ताकि उसको चैलेंज ना किया जा सके। वो कहते हैं जी इस्लाम ये कह रहा है, इस्लाम ये कहता है। अब यही मसला हो गया है कि जब एक आइडियोलॉजिकल स्टेट जो है, उस आइडियोलॉजिकल स्टेट में इस्लाम को आप एक पिवटल हैसियत दे देंगे, तो फिर इस्लाम के नाम पे तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना। ये बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट हो चुका है यहाँ पे कि इस्लाम के नाम पे लोगों को सड़कों के ऊपर पत्थर मार के मार दिया जाता है।
इस्लाम के नाम पे कत्ल हो जाते हैं, इस्लाम के नाम पे लोगों की बस्तियां जला दी जाती हैं। ये हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा इशू है। हालांकि देखा जाए तो जो ड्रेसिंग होती है ना, उसका तल्लक मजहब से नहीं, उसका तल्लक एक खास कल्चर से होता है, एक जमीन से होता है। आप पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में देख लें, कहीं पे औरतें फुल शटल कॉक बुर्का करती हैं, कहीं पे वो सब काला बुर्का, कहीं पे चादर लेती हैं, कहीं पे दुपट्टा है, कहीं पे स्कर्ट पहनती हैं, कहीं पे टांगे नजर नहीं आती, कहीं पे टांगे नजर आती हैं और पेट नजर नहीं आता। जहां साड़ी पहनती हैं बांग्लादेश में, वहां पेट नजर आता है। बिल्कुल। और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में स्कर्ट पहनती हैं, बहुत से अरब कंट्रीज में स्कर्ट पहनती हैं, टांगे नजर आती हैं। लेकिन बांग्लादेश में टांगे नजर नहीं आएंगी, पेट नजर आएगा। और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में पेट नजर नहीं आएगा, टांगे नजर आएंगी। तो अब आप क्या कहेंगे आप कि यार ये फाशा है और ये जो है ये डिसेंट है? क्या कैसे डिफाइन करेंगे आप? लिबास जो होता है ना, वो आपके कल्चर की एक रिफ्लेक्शन होता है, और लिबास को मजहब का जामा नहीं पहनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फिर वही मसला बन चुका है कि हर चीज जो है उसको इस्लाम की नज़र से लोगों ने देखना शुरू कर दिया है, और फिर हर एक की अपनी एक इंटरप्रिटेशन है इस्लाम की कि ये इस्लाम है और ये इस्लाम नहीं है। तो अब ये ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो अब ये यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जो है, इसमें भी इस किस्म के लोग बैठे हुए होंगे, और उन्होंने बस किसी के जहन में ख्याल आया होगा कि जी ये लड़कियां जीन्स पहनती हैं, टाइट्स पहनती हैं, टॉप्स पहनती हैं, और कोई जो है वो चप्पल भी पहन लेता है। कुछ ड्रेसेस उनको रिवीलिंग लगते हैं, कुछ उनको प्रोवोकेटिव लगते हैं। तो वो उन्होंने फिर एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया है कि यार ये हमें नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बहुत सी यूनिवर्सिटीज में ये भी है कि लड़का लड़की जो है ना, वो करीब नहीं बैठ सकते। अच्छा। अब कितना करीब जी? वो जी को 3 फुट का फासला होना चाहिए जी। अच्छा। अच्छा, मैं इधर कश्मीर में था, तो वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज है, बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ मैं गया, तो वहाँ जो प्रिंसिपल थे, वो मुझे कहते हैं कि हमने एक बड़ा इनकलाब आफरी कदम उठाया यहाँ पे। अच्छा। मैंने कहा यार ये क्या इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया है यहाँ पे? तो उनसे पूछूं, मैंने पूछा, मैंने कहा बताएं क्या जी? यहाँ पे आपको लड़का लड़की इकट्ठे नजर नहीं आएंगे। वाह, वाह! क्या बात है, या मतलब कोई ज़बरदस्त। आप कोई आप कोई नया कोर्स इंट्रोड्यूस कराएं, कोई आप क्वालिफाइड फैकल्टी लेके आए, कोई आप अपनी लेबोरेटरी को इक्विप करें, कोई आप अच्छे हॉस्पिटल के साथ एफिलिएट करें, तो चलो ये तो कोई बात बनती है। लेकिन अब क्या कह रहे हैं वो? लड़का लड़की इकट्ठे नजर नहीं आएंगे। वो लड़कियां जिन्होंने कल को लड़कों के साथ जाके अस्पतालों में काम करना है, या वो लड़के जिन्होंने लड़कियों के साथ मिलके अस्पतालों में काम करना है, उनको आप अलग करके क्या अचीव कर रहे हैं? आप तो उनके उनके कॉन्फिडेंस लेवल को आप नीचे ला रहे हैं। देखे ना, एक लड़की एक ऐसे एनवायरनमेंट में अगर पढ़ती है जहां पे वो लड़कों से इंटरेक्ट ही नहीं कर सकती, तो ये तो एक, मैं समझता हूँ एक ये खामी है ये। एब्सोल्युटली। कल को वो कैसे फेस करेगी उन डॉक्टर्स को जो उसके साथ अस्पताल में काम करते हैं? तो इस किस्म की जो हमारे यहाँ एक थॉट है, जो माइंडसेट है ना, वही इस किस्म की बर्बादी लेके आ रहा है। जी अंबर। अब सवाल ये है कि जब इस तरह के नोटिफ़िकेशंस जारी होते हैं रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, तो स्टूडेंट्स का या जो एक नॉर्मल जो आवाम है, उनका क्या रिएक्शन होता है इस तरह के नोटिफ़िकेशंस पर? अभी क्या नज़र आ रहा है देखने के लिए? देखिए, जो तो हमारे यहाँ पढ़े लिखे लिबरल लोग हैं, प्रोग्रेसिव हैं, वो तो जाहिर है कि इसको अच्छी नज़र से नहीं देखते कि ये क्या हो रहा है। स्टूडेंट्स का भी एक डेफिनेटली नेगेटिव रिएक्शन आता है इसमें।
लेकिन बाय एंड लार्ज बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो कहते हैं जी बिल्कुल ठीक हो रहा है, ऐसे होना चाहिए, पाबंदियां लगनी चाहिए, इनको राह रास्त पे लाना चाहिए इन स्टूडेंट्स को, ये भटक गए हैं, ये अपने असल रास्ते को छोड़ के मगरिब ज़दा हो गए हैं, जी। ये इन्होंने मगरिबी कल्चर अपनाना शुरू कर दिया है, तो इस तरह की बातें भी होती हैं। तो बहरहाल वसीम साहब, आपकी बात बीच में कट रही है, मुझे याद आ रहा है एक वीडियो वायरल हुआ था, नायला या शायला में से किसी का, जो वो शायद वो पब्लिक व्यूज़ ले रही थी और उसमें से एक लड़के ने उनके सर पे ही उनका दुपट्टा के ढक दिया था कि आप सर खुला हुआ है, आपका सर ढक लीजिए। मतलब एक अनजान आदमी एक अनजान लड़की का सर पे दुपट्टा रख रहा है, सर ढक ये एक मतलब एक ऐसा लगता है कि सबके अंदर चल रहा है कि लड़कियाँ फाहिशी फैला रही हैं, उनका सर ढका होना चाहिए, ऐसे कपड़े पहने। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करते हैं, जब भारत या ईरान में हिजाब की बात होती है, खास तौर से इंडिया में, तो वो जब फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात यहाँ पे अप्लाई की जाती है, तो वहाँ पर फ्रीडम ऑफ चॉइस कहाँ चली जाती है फिर? देखिए ना, यही यही इशू है हमारे यहाँ के अब जैसे वो मुझे याद आ रहा है, एक फ़िल्म थी जिसका एक गाना था पंजाबी फ़िल्म का कि सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते चन मई किथे टुर गया, किथे रह गया। सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते चन मई किथे रह गया। हुँ, तो वो एक हमारा मज़ाहिया फ़नकार था, वो कहता है यार कि ये जो हमारी पंजाबी फ़िल्मों के हीरोज़ हैं, ये दूसरे की बहन को ये नहर वाले पुल पे बुला के गाने गाएँगे और अपनी बहन की तरफ कोई देख भी ले तो उसका आखिरी हफ्ता होगा। बात तो एकदम सही है, 16 आने सच। हाँ, तो ये इस तरह के हमने एक कैरेक्टर्स जो हैं वो क्रिएट किए हुए हैं और यही लड़का जिसने उसके सर पे कहा दुपट्टा रखो, कोई बईद नहीं कि वही लड़का किसी और लड़की को ऐसे टच करके भाग जाए, ठीक है बिल्कुल। ना? तो ये इस किस्म के ये कैरेक्टर्स हमने क्रिएट कर दिए हैं और हर जो एक हमारी स्ट्रेस है, हमारा एम्फेसिस है वो इस चीज़ पे है कि ज़ाहिरन क्या हो रहा है। एक लड़की ज़ाहिरन क्या कैसी नज़र आ रही है, उसको कैसे कपड़े पहनने चाहिए। यानी हमने एक तरह से डिक्टेट करना शुरू कर दिया है इस सोसाइटी में कि का इंसान को कैसे नज़र आना चाहिए, उसका लिबास कैसा होना चाहिए, उसको बैठना कैसे चाहिए, उसको कौन-सी स्पोर्ट्स खेलनी चाहिए। अब एक जगह पे था जी कि औरतें जो हैं वो उनको उनका भागना जो है ना वो गैर इस्लामी है, उनको भागना नहीं चाहिए, उनको आहिस्ता-आहिस्ता चलना चाहिए। अब ये क्या बात है भई? वैसे तो वसीम साहब ये अक्सर मतलब मुसलमान जो घर होते हैं, उनमें बोला जाता है ज़ोर से ना चलो, ज़ोर से ना हँसो, ज़ोर से ना बोलो, अच्छा नहीं है। तो लड़कियों के हँसने, बोलने, चलने पे भी पाबंदी लगा दी जाती है और मतलब वो लोग, वो लड़के जो बाहर निकल के लड़कियाँ छेड़ रहे हैं, बदमाशियाँ कर रहे हैं, उनके लिए कोई फ़तवा नहीं, कोई नोटिफ़िकेशन नहीं, ना यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। अच्छा, किसी लड़के के लिए कोई नोटिफ़िकेशन नहीं जा रहा कि लड़कियों के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करेगा, उनको अनकंफर्टेबल फ़ील नहीं करवाएगा, कोई इव इव टीज़िंग हमें यूनिवर्सिटी में नज़र नहीं आनी चाहिए। लड़कियों के लिए सारी पाबंदी, क्योंकि इस तरह के माहौल की ज़िम्मेदारी या इस तरह का जो माइंडसेट होता है लड़कों की, उसकी भी ज़िम्मेदारी लड़कियों पे डाल दी जाती है, उनके ड्रेस पे कि किस तरह से आप होकर आई हैं। सारी ज़िम्मेदारी लड़कियों की तय कर दी जाती है। डबल स्टैंडर्ड्स तो शुरू से हमारी सोसाइटी में है ना, हमारे घरों जी। में। यानी अगर घर पे मिसाल के तौर पे अब तो फ़ोन कम ही होते हैं, लोग इस्तेमाल कम ही कर रहे हैं, पहले फ़ोन हुआ करते थे घरों में। तो वो फ़ोन अगर कोई लड़की कर रही है किसी ख़ातून के बेटे के लिए तो वो बड़ा मुस्कुराती हुई वो उसको फ़ोन पकड़ाती थी कि ये तुम्हारी फ्रेंड का फ़ोन है। और हुँ। अगर लेट्स से बेटी का फ़ोन आ जाए किसी क्लास फ़ेलो का तो वो आग बगोला हो जाती थी कि भई ये कौन है जिसने मेरी बेटी को फ़ोन किया है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स तो हैं हमारे यहाँ, यानी लड़कियों को बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में ट्रीट किया जाता है, लड़कों के लिए हमारे स्टैंडर्ड्स कुछ और हैं।
तो ये तो शुरू से ये चीज़ हमारे यहाँ मौजूद है। लड़कियों को बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरह से ना कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट में रखा जाता है। कहीं वो बाहर जा रही है तो कहना है जी कि अकेले नहीं जाना, वो छोटा-सा भाई है तो भाई वो 4 साल का, उसको साथ ले जाओ। तारिक अंकल भी बोला करते थे, बहुत हँसी आती थी कि वो इतने से भाई को साथ में करते थे कि भाई के साथ जाना। भाई भाई के साथ जाना। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे यहाँ हैं, मतलब ये बिल्कुल। अच्छा, अब जो मैं बात करना चाहूँगा ना वो ये है कि देखें, जो यूनिवर्सिटी होती है ना, यूनिवर्सिटी एक बड़ा ओपन एनवायरनमेंट होता है। वहाँ एब्सोल्युटली। पे आज़ादी राय होती है, वहाँ पे लोग अपनी जो क्रिएटिविटी है, अपनी जो उनके अंदर पॉलिटिक्स है, सलाहियत है, सारी हर चीज़ें चीज़ करते है। हैं वहाँ पे। तो उनको एक्सप्लॉइट करने का, उनको अनरेवल करने का एक प्लेटफॉर्म है वो। वो सिर्फ एब्सोल्युटली। ये नहीं कि आपने क्लासों में जाके तालीम हासिल करनी है, बल्कि आपने उस एक एक ओपन एनवायरनमेंट में, एक क्रिएटिव एनवायरनमेंट में अपनी सलाहियतों को मनवाना भी है। और सलाहियतें तभी आपकी निखर के सामने आएंगी जब जब आज़ादी होगी। जी। यानी ये जो लिबास पे पाबंदी है ना, ये एक और माइंडसेट को ज़ाहिर कर रही है, जो कि ये चाहती है कि हर बंदा आपकी डिक्टेशन ले, आपकी फैशिस्ट जो थिंकिंग है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारे। आज़ादी नहीं होनी चाहिए। यानी जो आपको कह रहा है कि एक ख़ास तरह के कपड़े पहने, वो आपसे ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप एक ख़ास अंदाज़ में सोचें, एक ख़ास अंदाज़ में बिहेव करें। आपका एक खास अंदाज का कंडक्ट हो, वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ लिबास तक महदूद नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप जो नई नस्ल है उसको आप जकड़ रहे हैं, उनकी सोच पे पहरे लगा रहे हैं। आप आज़ादी राय को और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब कर रहे हैं, उसको क्रश कर रहे हैं। तो जब इस तरह का माहौल होगा, तो फिर हमारी यूनिवर्सिटीज किस किस्म का स्टफ प्रोड्यूस करेंगी, आप खुद सोचें। कि जो ना अपनी मर्जी से कपड़े पहन सकते हैं, ना अपनी मर्जी से सोच सकते हैं, ना अपनी मर्जी से कोई क्रिएटिव काम कर सकते हैं, हैं जी। जहाँ पे कहा जाए जी लड़कियां उधर हो जाएं, लड़के इधर हो जाएं, तो वहां पे फिर क्या एकेडमिकली क्या वो देंगे सोसाइटी को, और हमारी माशरे में क्या कंट्रीब्यूट करेंगे वो। तो ये मेरा ख्याल है कि ये चीज़ जो है ना, ये इस चीज़ को अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो कंडेम ज़रूर करें कि ये प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। जी, अंबर। बिल्कुल, इतना तो हम एटलीस्ट कर ही सकते हैं, एटलीस्ट वी कुड डू। लेकिन सवाल यही है कि हर दिन किसी ना किसी चीज़ को लेकर पाबंदी, हर दिन कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें, ख़ास तौर से मुस्लिम सोसाइटी में होती रहती हैं, जिसकी वज़ह से एक डिबेट शुरू हो जाती है। और फिर जब दूसरे लोगों का रिएक्शन, क्योंकि आज एक ओपन वर्ल्ड है, डिजिटाइज़ वर्ल्ड है, सारी चीज़ें सब तक पहुँचती हैं और सब लोग अपना रिएक्शन भी देते हैं, सारी चीज़ें की जो इन्फॉर्मेशन है सबके पास है। तो ऐसे में सवाल ये है कि बजाय इसके कि हम एक कंस्ट्रक्टिव और एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर आएँ, कोएग्जिस्टेंस पे हम सोचें, उसके बजाय कहीं न कहीं पीछे की तरफ एक मिडीवल पीरियड में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि तालिबान कर रहे हैं। मतलब हालाँकि उस लेवल पे नहीं, बट कहीं न कहीं धीरे-धीरे जब इस तरह की पाबंदियाँ आयद होंगी तो फिर वो भी वहाँ तक भी पहुँच जाएँगे। अगर आज इस पर रोक नहीं लगती है या इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, तो फिर आगे धीरे-धीरे ये बढ़ती जाएँगी। सवाल यही है कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? मैं मुसलमानों की बात कर रही हूँ। हम आज की जो सोसाइटी है उसमें एक्युमुलेट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हाँ, वो एसिमिलेशन नहीं हो रही ना हमारी। आज की जी। जो सोसाइटी है वो बहरहाल उसमें मेरा ख्याल है कि वो लोग जी। जो कि इस ख़ास माहौल में अपने आप को ज़म कर लेते हैं और एसिमिलेट कर लेते हैं, और नई वैल्यूज़ और नई जो नए नॉर्म्स अडॉप्ट कर लेते हैं, वही फिर हुँ। आगे कामयाब होते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हमें ज़्यादा फ़ोकस इसी चीज़ पे करना जी। चाहिए कि हमारी एक
जो सिमत है वो दुरुस्त हो, तो उस पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है हुँ। कि हमने मौजूदा जो दौर है, उसके जो तकाज़े हैं, उनके मुताबिक अपने आप को ढालना है और नया वैल्यू सिस्टम अडॉप्ट करना है और उसके मुताबिक चलना है। जी, अंबर। जी, बिल्कुल आपने सही कहा और मुझे लगता है कि एक ग्लोबल लेवल पे इसकी शुरुआत होना बनता है। अक्सर हम जब भी इस तरह के किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, तो ये सवाल ज़रूर ज़हन में आता है, मेरे ज़हन में तो एटलीस्ट आता है और बहुत सारे लोगों के ज़हन में आता है क्योंकि हम इंडिया में रहती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग इस तरह के सवाल करते हैं कि आप लोग अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो कोशिश है वो नाकाफ़ी है जब तक एक जो वर्ल्ड इस्लामिक ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वो इस तरह की चीज़ों पे एक पॉज़िटिव नैरेटिव लेकर नहीं आए। उनकी तरफ से कुछ क्यों नहीं किया जाता है वसीम साहब? क्या कोई बिल्कुल मतलब ऐसा तो नहीं है इस्लाम में आप समय के हिसाब से, वक़्त के हिसाब से चीज़ों को, नैरेटिव को पेश कर सकते हैं, लेकिन इतनी भी पाबंदी नहीं है जितना इन लोगों की तरफ से नज़र आती है। जी, ये बहुत वाइड स्प्रेड है और ख़ास तौर पे जो कंज़र्वेटिव तबका है हमारी सोसाइटी में और वो लोग जो कि जिनकी एक ख़ास किस्म की रिलिजियस ओरिएंटेशन है, जी। वो लोग कोशिश यही करते हैं कि वो जो उनका थॉट पैटर्न है, उसी के मुताबिक हर चीज़ जो है वो मुआशरे में नज़र आए। कोई आज़ादी राय जो है, उसको वो एप्रिशिएट नहीं करते। उनकी कोशिश यही है कि वो चीज़ें अवाम के सामने लाई जाएँ जो कि एक ख़ास जो हम ग्रुप है या एक ख़ास जो हमारे यहाँ तबका है, वो उसको अप्रूव करता हो। जी, अंबर। जी, बिल्कुल और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के मसलों पर एटलीस्ट सोसाइटी में आवाज़ उठे और पाबंदी कोई और किसी पर लगाए, अपनी मर्ज़ी से कोई किसी भी तरह से खुद को एक्सप्रेस करना चाहता है, ये आज के दौर में मॉडर्न वर्ल्ड में हर एक इंसान का राइट है, अधिकार है, उसका हक है कि वो किस तरह के कपड़े हम किसी भी तरह की फ़हाशी को या इस तरह के जो कोई खुले या छोटे कपड़े पहन रहा है यूनिवर्सिटी में उसको एप्रिशिएट नहीं कर रहे। लेकिन सबके पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो किस तरह के कपड़े पहने। एटलीस्ट यूनिवर्सिटी में तो मैच्योर बच्चे जाते हैं, जो बड़े हो जाते हैं, एडल्ट होते हैं। उनके ऊपर इस तरह की पाबंदी लगाना कहीं न कहीं नाजायज़ है और इस पर सवाल ज़रूर बनता है। वसीम साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।